नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में पाकिस्तान में आए सैलाब से चीन को जो नुकसान हो रहा है उसकी बात करेंगे। इस सैलाब से हुई तबाही से पाकिस्तान पस्त हो चुका है। पहले से ही कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को इस सैलाब ने तोड़ दिया है, यकीन मानिए। देश के एग्रीकल्चर क्रॉप का 50% हिस्सा पानी की लहरों में बह गया है। पाकिस्तान में खाने की जबरदस्त किल्लत होना शुरू हो गई है। इसके साथ ही सैलाब ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अगर सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूं तो 1500 किलोमीटर हाईवे बाढ़ में तबाह हो चुके हैं। 18 पुल सैलाब में बह चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान 16 किलोमीटर हाईवे वहां पर बह चुका है। 65 पुल लहरों में समा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1590 किलोमीटर 1590 किलोमीटर सड़क बह चुकी है और 84 पुल यहां टूट चुके हैं। पंजाब में 896 किलोमीटर सड़क तबाह हुई है और 16 पुल टूटे हैं। सबसे बुरा हाल साहब सिंध का है। यहां 2688 किलोमीटर की सड़क समाप्त हो चुकी है। 63 पुल पानी में बह चुके हैं। खराब अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान जूझ रहा है और ये हम आपको जब से कुदरत ने तबाही वहां पर मचाना शुरू की है तब से बता रहे हैं। इस नुकसान की शायद भरपाई नहीं हो पाएगी, कभी ही हो पाए। लेकिन सैलाब के इस कहर से सिर्फ पाकिस्तान नहीं रो रहा है, चीन भी आंसू बहा रहा है। क्यों पाकिस्तान के सैलाब से चीन में हाहाकार मचा है, ये समझने के लिए आप इस स्पेशल रिपोर्ट को हमारे मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में देखिए। जल प्रलय से पस्त हो चुका है पाकिस्तान। अगर ये लोग यहाँ आगे जो घाट बनाया होता है, ये रोड का जो पुल बना हुआ है, अगर इसको खोलते तो हमारा इतना नुकसान बिल्कुल नहीं होता। हुकूमत पंजाब ने अपने MN MP के रकबे बचाने के लिए, फसलों को, उनके घर बचाने के लिए सब गरीबों को डबो दिया। सैलाब में बह गए हैं खेत खलियान। अब दाने दाने को तरस रहा है पाकिस्तान। कोई खैमे भी नहीं मिले, सारे ऐसे बच्चे तड़प रहे हैं धूपों को। पूरा ये हमारा घर है, किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। हमारे मकान भी गिर गए, हमारे को कुछ भी नहीं मिल सका सर। माजूर बच्चा है, आप देख सकते हैं, कैंप में पड़ा हुआ है और बीमार है। रोजाना उस पे भी पैसे लग रहे हैं और इधर का हालात ये है। कुदरत की मार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। 1/3 पाकिस्तान पर तो पूरी तरह से लहरों का कब्जा हो चुका है। यहाँ के लोगों के सिर पर न छत बची है और न ही जीने का कोई जरिया। 5 कमरे थे, 5 के 5 ही खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। बकरी बांधने के लिए कोई जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये टेढ़े मेढ़े वहाँ से निकाल रहे हैं। चलो अभी ये बैठ के कहीं छपरा बनाने काम आएंगे। कुछ घरों में अभी भी सामान मौजूद है, जो नहीं निकाल सके उनका। हमारे गंदम राशन पानी भी हमारा इसके अंदर जो दाने खड़ा वो भी खत्म हो गए। पाकिस्तान का करीब 40% हिस्सा इसी तरह से बिलख रहा है, लेकिन बाकी के इलाकों में हाल अच्छा नहीं है। सैलाब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसा डुबो दिया है कि पूरा देश 50 साल पीछे जा चुका है। खाने पीने की चीजों की ऐसी किल्लत हो गई है कि 2 वक्त की रोटी भी लोग पर भारी पड़ रही है। बीमार हो गए हैं, कोई हमारा हिफाजत कोई नहीं बंदा कर रहा है। इधर पता नहीं ये पाकिस्तान की कैसे हुकूमत है, ना कोई देखते हैं, ना कोई इधर कोई आता है। बच्चे बूढ़े सब तंग है, बेरोजगारी है, इधर तो परेशानी है। इधर 6 फुट 7 फुट पानी खड़ा हुआ है। कुदरत की मार से करहा रहा पाकिस्तान अब सिर्फ दुनिया की मदद के भरोसे ही अपना वजूद बचाए हुए है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सैलाब से हार मान चुके हैं। वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस त्रासदी से उबर पाना बेहद मुश्किल है। साफ पानी मुहैया करना, घरों को दोबारा आबाद करना, ये अरबों नहीं खरबों का काम है, खरबों रुपए का। और जो हमारे जो दोस्त ममालिक, हमारे जो बरादर ममालिक यकीनन हमारी इस वक्त इमदाद कर रहे हैं और मैं उनका
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुदरत के कहर ने पाकिस्तान को तो बर्बाद किया ही है, इस तबाही से चीन भी खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब से हुआ नुकसान चीन के लिए भारी पड़ गया है। पाकिस्तान में लहरों के कहर से चीन में क्यों कोहराम मचा है, ये समझने के लिए पहले आप इन तस्वीरों में हो रही तबाही को देखिए। ये फ्लैश फ्लड में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा पहाड़ दरअसल काराकोरम हाईवे का हिस्सा है। पाकिस्तान में जब सैलाब का कहर शुरू हुआ, उसी वक्त काराकोरम हाईवे का ये बेहद अहम हिस्सा फ्लैश फ्लड में बह गया। सैलाब के कहर की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान जिले की है। रोड नंबर M14। हाल ही में बनी ये सड़क पानी के प्रहार को झेल नहीं पाई और पूरी तरह से बह गई। ये कितना बड़ा नुकसान है, इसे आप इन दो तस्वीरों से और बेहतर समझ पाएंगे। ये सैलाब से तबाह हुए M14 हाईवे की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सैलाब नहीं आया था और दूसरी तस्वीर सैलाब आने के बाद की है। सैलाब से पहले हाईवे की शक्ल ये बता रही है कि ये अभी कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जब लहरों का हमला हुआ तो इस सड़क की निशानियां तक धुल गई। बाढ़ से तबाही की एक और तस्वीर आपके होश उड़ा देगी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर कुछ पुरानी जरूर है, लेकिन ये तस्वीर भी पाकिस्तान में सैलाब से चीन पर टूटे कहर को बयां करने वाली है। दरअसल इस पुल के टूटने से चीन का एक बड़ा सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। अब तक जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये सभी पाकिस्तान की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर चीन आंसू बहा रहा है। अब जरा समझिए कि पाकिस्तान की तबाही पर चीन क्यों आंसू बहा रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जिन पर चीन आंसू बहा रहा है। पहली तस्वीर काराकोरम हाईवे की तबाही की है, दूसरी डेरा इस्माइल खान जिले की M14 रोड की और तीसरी एक पुल के तबाह होने की। ये तीनों तस्वीरें पाकिस्तान की है जरूर, लेकिन बर्बादी चीन की हुई है, क्योंकि काराकोरम हाईवे हो या फिर M14 हाईवे, ये दोनों ही हाईवे पाकिस्तान चीन के CPEC का हिस्सा थे और कुछ दिन पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में बहा ये पुल CPEC के एक अहम परियोजना का रास्ता था। इसके बहने से चीन के गिलगिट बाल्टिस्तान में CPEC की कई परियोजनाओं पर ब्रेक लग गया है। CPEC जिनपिंग का ख्वाब है, इसके लिए जिनपिंग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से जारी है। पाकिस्तानी रुपयों में करीब 14 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट महज 14 दिन में ही बाढ़ में बह गया और अब इस नुकसान की भरपाई को लेकर चीन ने पाकिस्तान का गला पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये लॉस जो हुआ ये भी कई बिलियन का, 10 नहीं तो 5-7 बिलियन का लॉस होगा। अभी उनको पता भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना का दबाव लगातार बढ़ता रहेगा और वैसे भी पाकिस्तान चाइना की एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह गया है पहले ही से ही। दरअसल चीन पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर CPEC की नींव रखी गई। इसके तहत चीन के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना है और इस रास्ते पर सड़क के साथ रेलवे लाइन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की कयामती सैलाब ने चीन के इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और आने वाले वक्त में इस नुकसान का दायरा कई गुना बढ़ सकता है। पाकिस्तान में आई बाढ़ बहुत परेशानी में डाल रही है चीन को। चीन की CPEC परियोजनाओं के जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल CPEC के तहत बहुत सी परियोजनाएं अभी आधी अधूरी ही चल रही थी। ऐसे में जब सैलाब का हमला हुआ तो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब जिन प्रोजेक्ट्स के नुकसान का आकलन हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। CPEC के तहत खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए हजारा मोटरवे सैलाब की जद में आया है। ये मोटरवे हवेलिया और
थाकोट शहर को जोड़ने वाला था। अब सी पैक की वजह से हाईवे का 25% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो गया है। खैबर के ही सूकी किनारी हाइड्रो पावर जो है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ये प्रोजेक्ट कागान घाटी में है। सैलाब की वजह से इस हाइड्रो पावर के 50% से ज्यादा बांध बह गए हैं। सिंध प्रांत सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, हमने आपको पहले ये बताया। इससे 33 जिलों में 32 जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की वजह से सिंध को जो क्वेटा हाईवे का जो 40% हिस्सा है वो भी बर्बाद हो गया है। सिंध का ही कुसदार बसीमा हाईवे 32% हिस्सा इसका सैलाब में बह गया है। इसी तरह कोशाब आवारा हाईवे जो है उसका 30% हिस्सा बाढ़ में बर्बाद हो गया है। ग्वादर ईस्टर्न बे एक्सप्रेसवे को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन अभी किया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में सीपैक के तहत बनाया गया काराकोरम हाईवे, उसका बड़ा हिस्सा फ्लैश फ्लड में बह गया है। पाकिस्तान में सैलाब का कहर इस वक्त लगातार जारी है। सड़कें हो, पुल हो, इसके कई हिस्से टूट गए हैं। बाकी गांव का जो शहरों से संपर्क है वो टूट गया है और इसीलिए नुकसान की पूरी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन यह तय है कि सैलाब के जद में सीपैक के बहुत से प्रोजेक्ट्स आए हैं और यह नुकसान अब पाकिस्तान और चीन दोनों के गले की फांस बनने वाला है। समझिए कैसे। पाकिस्तान के सैलाब में चीन के सीपैक प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हजारों करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तबाह हो गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तबाही पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता सैलाब से हुए नुकसान की कम है, राजनीतिक ज्यादा है। दरअसल चीन में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और शी जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी के दावेदार हैं और सीपैक को लेकर जिनपिंग पहले से ही विरोधियों के निशाने पर है। चीन का एक बड़ा वर्ग भी सीपैक का विरोध करता रहा है। इसीलिए अब सैलाब में हुए नुकसान के बाद सीपैक को लेकर जिनपिंग चुनाव में विरोधियों के निशाने पर आने वाले हैं। इस समय जो चाइना के अंदर इंटरनल क्राइसिस बढ़ रही है, पहले पैंडेमिक यानी कोरोना की वजह से, अब जो रशियन यूक्रेन वॉर है उसके कारण वर्ष जो वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर है। सीपैक से हुआ नुकसान शी जिनपिंग के लिए राजनीतिक परेशानी का सबब बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान को ये एक नई आर्थिक चोट देने वाला है, क्योंकि सीपैक के समझौते के मुताबिक प्रोजेक्ट में दोनों देशों के पैसे लगे हैं और इसकी शर्त ऐसी है कि अब चीन पाकिस्तान की जमीन हड़प कर नुकसान की भरपाई कर सकता है। चाइना का प्रेशर बढ़ेगा। चाइना की ये पॉलिसी हर मुल्क में वो यही कर रहा है, अफ्रीका में भी यही किया। यहाँ भी प्रोजेक्ट को हड़प लेगा, वो अपने कब्जे में लेगा, खुद चलाएगा, चाइनीज आगे चलाएंगे। कुदरत की मार का दुनिया के हर देश को सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान पर सैलाब का हमला उसके वजूद के लिए ही खतरा बन गया है। इन सब के बावजूद हमने आपको कई ऐसी खबरें बताई हैं जिसमें पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने में पीछे नहीं आ रहा है। वो अपने मुल्क को बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन आतंकवादियों का संरक्षण करने में अव्वल है। और ऐसे में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो इस वक्त हम आपके सामने रखने वाले हैं। पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी ये खबर है। अमेरिका भारत को अपना सबसे अहम स्ट्रेटेजिक एलाय मानता है। विश्व मंच पर क्वाड जैसे संगठन बनाकर सामरिक सहयोग और समझौते भी किए जाते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत के हित में नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुराने राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले को पलट दिया है और उस फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मदद से परेशानी नहीं है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है उसे समझिए। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए 45 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी है। ये मदद पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इन रुपयों से पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों में F-16 प्रोग्राम बहुत अहम कड़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मदद से एशिया में सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ेगा। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भागीदार भी बनेगा। आप यकीन कर पा रहे हैं इसको? 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को सभी तरह की सैन्य मदद देने से रोक लगा दी थी।
ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग नहीं करता है और इसीलिए ये फैसला अहम है। अब बाइडेन प्रशासन ने इस फैसले को पलट दिया है, पाकिस्तान को सैन्य मदद देने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की वायुसेना में F-16 विमानों का बेड़ा ही उसकी ताकत है। अब ये विमान और अपग्रेड हो जाएंगे, तो जाहिर है ये भारत के हित की बात तो नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप प्रशासन के फैसले को अमेरिका या बाइडेन ने क्या सोचकर पलटा है? उसे इतनी बड़ी सैन्य मदद क्यों दी जा रही है? इन सवालों के जवाब के पड़ताल हमने की है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के नए नाते की भी पड़ताल हमने की है। इस रिपोर्ट में सारे जवाब हैं। अमेरिका के समझौते तो दुनिया के साथ आतंकवाद रोकने के होते हैं, लेकिन आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उसने खजाना खोल दिया है। पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करने का मतलब है भारत के दुश्मन को और ताकतवर बनाना। फरवरी 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन ने जब पाकिस्तान के घुसपैठिए 2 विमानों को मार गिराया था, तब उनके MiG-21 विमान पर पाकिस्तान के F-16 विमान में लगी अमेरिकी मिसाइल से ही अटैक किया गया था। जाहिर है कि पाकिस्तान के विमान अब और अपग्रेड होंगे तो भारत का अहित ही होगा। किस्म का खतरा समझता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो कैपेबिलिटीज हैं, जो अभी उनके पास जो भी हो, उसका आधुनिकीकरण होता है इससे। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार जब हवाई लड़ाई हुई तो एक हमारा जहाज गिराया गया था और वो इसी F-16 जो पाकिस्तान को दिया और उसमें जो प्रक्षेपास्त्र थे उसके इस्तेमाल के बाद हमारे खिलाफ हमारे प्रति इस्तेमाल किया। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भागीदार बनेगा, लेकिन अमेरिकी सरकारों की इस नीति पर ट्रंप ने खुद कबूल किया था कि पाकिस्तान आतंकवाद का मददगार है और इस पर चुप रहना गलत होगा। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान अगस्त 2017 में दिया था और उसके 1 साल के भीतर ही पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। 2018 से अमेरिका से पाकिस्तान को किसी तरह की सैन्य आर्थिक मदद नहीं मिली, लेकिन अब पाकिस्तान का युद्धक विमानों का बेड़ा ताकतवर बनाया जा रहा है, तो इसके भी रणनीतिक माने हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका की मजबूरी पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है, उधर एक तरफ ईरान भी है, तो पाकिस्तान की आए दिन जरूरत पड़ सकती है। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान के पास कुल 32 F-16 है, उसमें से काफी बड़ी तादाद में अनसर्विसेबल है। इस 45 करोड़ की मदद से वो सारे के सारे सर्विसेबल हो जाएंगे, जिससे भारत की परेशानियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेंगी कि भारत को बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए। एशिया पैसिफिक में शांति कायम करने के लिए भारत के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ाया। An Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. सितंबर 2021 में बाइडेन ने ये बयान दिया था, लेकिन अमेरिका के फैसले से लगता है अब उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में पाकिस्तान ने दोबारा जगह बना ली है। अमेरिका ने ये जो 45 करोड़ रुपया पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस के लिए दिया है, अपग्रेडेशन के लिए दिया है, दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की झोली में जाकर जा गिरे।
क्योंकि अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ती रहती है। हमने देखा अल जवेरी के केस में कि कैसे पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए वो अपने इस तरीके के इक्विपमेंट जैसे F-16 है, इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करता है और इसका इस्तेमाल करके वो अपने काम की चीज निकाल लेता है। बाइडेन जब सत्ता में आए तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे। फरवरी में जब प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर थे तब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध छेड़ा था। इस दौरे का विरोध अमेरिका ने खूब किया। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान ने अमेरिका के खुले मंच से खूब आलोचना की। हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन इमरान की सत्ता से विदाई और मार्च से सितंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए मन बदल लिया और सैन्य सहयोग के लिए खजाना खोल दिया? इसका जवाब है पाकिस्तान की मुखबिरी। अमेरिका अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को ढेर करना चाहता था। अमेरिका को अल जवाहिरी का सुराग नहीं मिल रहा था। अमेरिका के लिए अल जवाहिरी की मुखबिरी पाकिस्तान ने की। 1 अगस्त की सुबह अल जवाहिरी को अमेरिका ने काबुल में ढेर कर दिया। अल जवाहिरी की मुखबिरी का इनाम पाकिस्तान को अब जाकर मिला है। अल जवेरी को निकालने के लिए पाकिस्तान ने मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। और इसी चीज का भुगतान ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इन 45 करोड़ रुपए के नजराने से दिया है। और ये भी ध्यान रहे कि आगे भी ऐसी जरूरत पड़ सकती है। और आईएसआई की क्योंकि काफी ज्यादा पैठ है अफगानिस्तान में, तो इंटेलिजेंस इनपुट भी अफगानिस्तान से बहुत अहम पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को मिलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आगे आने वाले समय में भी कुछ न कुछ पैसे इस तरीके से पाकिस्तान को मुहैया होते रहेंगे। सच तो यह है कि लादेन की तरह आईएसआई की पनाह में ही अल जवाहिरी को सेफ हाउस दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस सच को नकारता रहा कि अल जवाहिरी का पता अमेरिका को उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही दिया था। अल जवाहिरी के मारे जाने से कुछ दिन पहले आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अमेरिका का दौरा किया था। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले ही अमेरिकी डिप्टी विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से बात की थी। 30 जुलाई को ही बाजवा ने अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल माइक एरिक से भी बात की थी। इससे पहले जवाहिरी को पाकिस्तान से काबुल में शिफ्ट किया गया था, जबकि जवाहिरी कई साल से पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। रणनीतियों के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाजवा ने अमेरिका के साथ सौदा किया था कि जवाहिरी के बदले पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज दिलाया जाए। ये भी डील हुई थी, अमेरिका से उसे आर्थिक और सैन्य मदद मिले। जवाहिरी की मौत के 1.5 महीने बाद ही पाकिस्तान को अमेरिका से पैसा मिल गया है और इसमें दो राय नहीं है कि ये पैसा मुखबरी की एवज में मिला है। मुखबरी की एवज में मिला है, लेकिन पैसों का इस्तेमाल वो किस चीज़ के लिए करेगा? क्या वो अपनी आवाम को उबारने के लिए, जो कि कुदरत के कहर को इस वक्त झेल रही है, करेगा? जवाब आप भी जानते हैं, नहीं। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ते हैं। पड़ताल गौमाता के पर जो कहर टूटा है उसकी करनी है। लंपी वायरस का कहर है ये। देश भर में गाय समेत दूसरे पालतू जानवरों में लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आने वाले बेजुबानों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां जहां लंपी की दस्तक हुई, सैकड़ों की संख्या में गौवंशी गायों की मौत हो रही है। राजस्थान तो गायों का कब्रगाह बन गया है। दुखद लेकिन क्या है ये कि जिस गौमाता को देश में पूजा जाता है, उसके शव को राजस्थान में चील और कौवे नोच रहे हैं। बीकानेर शहर के जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड में कई दिनों तक गायों के शव सड़ते रहे। एबीपी न्यूज ने बीकानेर के जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड के हालात दिखाए, तब जाकर प्रशासन जागा। गायों के शवों को भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन उन्हें बचाने में
अब भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। पशुधन को बचाने में लापरवाही, पशुओं पर वायरस की मार की ये पूरी पड़ताल अब आप देखने वाले हैं अगले कुछ मिनटों तक, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि लंपी वायरस कैसे देश की दूध इंडस्ट्री के लिए संकट बन गया है। इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए। अगर अब भी इस मंजर को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपकी सहूलत के लिए तस्वीर को थोड़ा और करीब से दिखाते हैं। इस तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि ये किस बड़ी त्रासदी की तस्वीरें हैं। लेकिन अब भी अगर आप पूरा सच नहीं समझ पाए हैं तो इस तस्वीर का एक और क्लोजअप देखिए। यह दिल दहला देने वाली तस्वीर है गौवंश पर टूटे महामारी के कहर की। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ गौवंश के शव ऐसे ही सड़ रहे हैं और हर रोज इस संख्या में सैकड़ों का इजाफा हो भी रहा है। आसमान में गिद्ध और कौवे इन शवों को अपना निवाला बनाने के लिए मंडरा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ गौवंश के शव आपको नजर आएंगे। इन लाशों के ढेर की पूरी कहानी अब आप समझिए, लेकिन उससे पहले जगह को पहचान लीजिए। जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड, बीकानेर, राजस्थान। ये जगह है राजस्थान के बीकानेर का जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड। जिस गाय को हम माता कहते हैं, उनके शव जोड़बीड़ के डंपिंग यार्ड में कई दिनों तक सड़ते रहे। हजारों की संख्या में गाय मरी पड़ी रही। उनके शव को कहीं कुत्ते नोचते रहे तो कहीं चील कौवे अपना निवाला बनाते रहे। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गायों के मरने की वजह क्या है? दरअसल सैकड़ों की संख्या में गौवंश के मरने की वजह है लंपी वायरस। सिर्फ बीकानेर में अब तक 6000 गायों की मौत लंपी वायरस से हो चुकी है। जोड़बीड़ के डंपिंग यार्ड में तकरीबन 100 गायों के शव रोज लाए जा रहे हैं। इन शवों के सड़ने से करीब 5 किलोमीटर के इलाके में दुर्गंध फैल चुकी है। गायों की मौत से बीकानेर का रेगिस्तान गौ माता का कब्रिस्तान बन गया है। लेकिन प्रशासन तब तक सोता रहा जब तक एबीपी न्यूज ने हकीकत नहीं दिखाई। 7 सितंबर को एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने मौके से रिपोर्टिंग की और 8 सितंबर को बीकानेर प्रशासन की नींद टूटी। तस्वीरों में साफ है गाय लंपी वायरस से मर रही है, लेकिन रातों रात गायों को दबाने का इंतजाम करने वाले नगर आयुक्त कह रहे हैं कि जोड़बीड़ में पड़ी गायों में से एक भी लंपी वायरस से नहीं मरी। जो लंपी से मरी हुई जितनी भी गायें थी उनको हमने अलग अलग एरिया में, जो भी नियर बाई एरिया था, उसमें हमने गाड़ा है। ये जो जगह है ये ठेकेदार के लिए पशु डालने और खाल निकालने के लिए रिजर्व है, तो वो खाल निकाल के और पशुओं को खुले में छोड़ता है। इसलिए इस स्थान पे आपको काफी सारे कंकाल दिखेंगे। वो उन पशुओं के, वो लंपी वाले पशु नहीं है। आपने अंदर जो एक मशीन लगा रखी है, जेसीबी, डंपर, पोकलेन, वो क्यों लगा रखी? जेसीबी, डंपर, पोकलेन इसलिए लगा रखी है कि आप लोग कल से चला रहे हैं कि बदबू आ रही है, तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं भाई कोई पशु ऐसा लग रहा है कि उसकी बदबू आ रही है तो उसको हम गाड़ देंगे। अफसर जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन शहर की महापौर खुद मान रही है कि नगर आयुक्त झूठ बोल रहे हैं। गाय लंपी से मरी है और उन्हें खुले में फेंकने के लिए नगर आयुक्त ही जिम्मेदार हैं। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर जारी है, लेकिन सरकार है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। हर रोज राजस्थान में सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, लेकिन जहां जहां पर भी मौतें हो रही हैं वहां प्रशासन सच्चाई को झुटलाने में जुटा है। अब प्रशासन ये तस्वीर दिखा रहा है कि ये जो गायें हैं ये वो आवारा पशु हैं जो शहर में मरते हैं और उसके बाद ठेकेदार उन्हें यहाँ पर फेंक जाता है। जो तस्वीर सब पूरे देश ने देखी वो हमारे बीकानेर की थी और उसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ दिया और अब जाके उस पे मिट्टी डाल रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बात पे कायम रहे कि ये लंपी से ग्रसित गाय नहीं है, डेली रूटीन की है, तो अब आप उन्हें क्यों काट रहे हैं, क्यों नमक डाल रहे हैं? महापौर जो बता रही है उससे नगर आयुक्त सीधे इनकार कर रहे हैं। उनका तो ये तक कहना है कि बीकानेर में गायों की मौत
उम्र बढ़ने की वजह से ज्यादा हो रही है और लंपी वायरस से कम। लंपी पीड़ित गायों का इलाज हो रहा है, हम उठा के हमारी गौशाला में इलाज कर रहे हैं, और जो लंपी से मर रही है उनका अलग तरह से निस्तारण कर रहे हैं। जी, तो कितनी गायों का निस्तारण हो रहा होगा लंपी पीड़ित रोजाना? लंपी पीड़ित मुश्किल से 5-7 गायें होती है, बाकी नॉर्मल डेथ होती है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल डेज में भी 80 से 100 डेथ बीकानेर में होती है। जिन गायों की मौत को नगर आयुक्त सामान्य बता रहे हैं, वो दरअसल लंपी वायरस की चपेट में आने से मरी है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर मिट्टी डालने पर जुटा हुआ है। ये जो तमाम मिट्टी के टीले आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल कब्रगाह है। यहाँ पर लंपी पीड़ित तमाम जानवरों को दफनाया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को रात भर अंजाम दिया गया। वो कुछ छायाकार भी रहते हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर निगाहें रखते हैं। मनीष पारिक हैं, ये बताएं कल जो यहाँ नजारा था वो आज है? नहीं सर, कल तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एक भी टीला नहीं था यहाँ पे। दरअसल मैं परसों आया था, तब यहाँ पे भयंकर हजारों पशु थे और लंपी वाले रोगी के मैंने खुद ने गायें यहाँ पे देखी थी, खूब सारी, सैकड़ों की तादाद में थी। फिर कल हमारे जब फोटो प्रकाशित हुई और पूरे नेशनल लेवल पर फोटो हुई, तो कल प्रशासन दिन में आया। पहले तो उन्होंने चुन के सारी जो लंपी पीड़ित गायें उनको इकट्ठा किया और उनको मिट्टी में छुपा दिया। सरकारी अमले का झूठ खुद कैमरा उजागर कर रहा है, लेकिन बीकानेर के नगर आयुक्त बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लंपी वायरस महामारी से ये गाय मरी ही नहीं है। दूध की तरह सफेद झूठ। लंपी वायरस से जानवरों की मौत राजस्थान के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी हो रही है। बड़ी संख्या में गायों और दूसरे दूध देने वाले जानवरों की मौत से देश के सामने दूध का संकट इस वक्त खड़ा होने वाला है। समझ लीजिए आप, और कैसे, आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। 2020 और 21 में दूध उत्पादन 21 करोड़ लीटर हुआ। देश में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? 53 करोड़। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दुधारू पशु प्रति वर्ष 400 लीटर दूध देता है, यानी एक जानवर औसतन 1 लीटर दूध प्रतिदिन देता है। अब तक देश में लंपी से मौत हो गई है 12 लाख दुधारू जानवरों की। इस तरह प्रतिदिन 12 लाख लीटर दूध कम पैदा हो रहा है और इसी तरह नुकसान लगभग हो रहा है 6 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रतिदिन। राजस्थान में लंपी के कहर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, इसलिए लंपी से राजस्थान की दूध इंडस्ट्री पर मंडरा रहे संकट की समीक्षा भी बहुत जरूरी है। राजस्थान में दुधारू जानवर कितने हैं? लगभग 5.5 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़ 68 लाख। लंपी की चपेट में इस वक्त 4,70,000 जानवर है और अब तक लंपी से 20,000 जानवरों की मौत हो चुकी है, यानी हर दिन दूध उत्पादन में 20,000 लीटर की कमी आ चुकी है। 10,60,000 रुपए से ज्यादा का इसका मतलब है नुकसान हो रहा है। लंपी वायरस से पशुधन को बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के जरिए ही पशु का लंपी वायरस से बचना तय है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार मवेशियों में फैलते वायरस की रफ्तार से बहुत कम है और इसीलिए मवेशियों की मौत हो रही है। बीकानेर नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उन्हें खुले में फेंककर खतरे को और बढ़ा भी रहे हैं। इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतना बेहतर है, वरना पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।